सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार। गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार। एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल। एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। मुझे कुछ नहीं मालूम जनाब, प्रेमचंद्र ने तेजी से कुर्सी से उठते हुए कहा। मैं अब आज्ञा चाहता हूँ। फिर इससे बेशतर कि मैं उसे रोकता, वो तेज तेज कदम उठाता हुआ मेरे कमरे से निकल गया। लेकिन जाते जाते वो अपनी बौखलाहट और उलझी उलझी बातों से मुझे ये जरूर बावर करा गया था कि वो ओम प्रकाश की मौत की किसी आम कड़ी से वाकिफ है, लेकिन किसी खौफ की वजह से खुलकर सामने आने से घबरा रहा है। मैं अगर चाहता तो उसे हिरासत में भी ले सकता था, लेकिन जानबूझकर मैंने इस अकदाम से गुरेज किया, इसलिए कि अव्वल तो इस बात की उम्मीद बहुत कम थी कि वो इस सिलसिले में मौत की खौफ की वजह से जुबान खोलेगा। दूसरा ये कि तहसील का मामला शहरी मामलात से कदरे मुख्तलिफ होता है। प्रेमचंद्र को हिरासत में लेने से कबल मुझे तहसीलदार लाला बनारसी और ACM राकेश से भी सलाह मशवरे की जरूरत थी। गर्ज के एक बात मेरे जहन में बैठ चुकी थी कि ओम प्रकाश की पुर इसरार मौत में किसी न किसी जिम्मेदार का हाथ जरूर शामिल है। मुझे अब सिर्फ उस जिम्मेदार का नाम और तरीका वारदात का सुराग लगाना था। दफ्तर से उठकर घर जाते हुए मैंने हस्बे मामूल थाने का एक चक्कर लगाया, जहां मेरे हुक्म के मुताबिक जमुना को एक अलहदा लाकअप में रखा गया था। मुझे देखकर उसने बड़ी हकारत से जमीन पर थूक दिया। उसके तेवर बता रहे थे कि वह लाकअप में होने के बावजूद जैसे खुद को आजाद समझ रही हो। मैंने उसकी बेहूदगी का कोई नोटिस नहीं लिया। उसके मुंह लगने से कुछ फायदा भी नहीं था। चुनाचा मैंने राम दयाल से, जो इस वक्त ऑफिसर ऑन ड्यूटी था, मिलकर घर आ गया। मेरा उर्दली मेरे साथ था। मैं महसूस कर रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन दूसरों की मौजूदगी की वजह से उसने चुप साध रखी थी। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। घर पहुंचते ही जैसे ही उसे तन्हाई मुयस्सर आई, उसने हाथ बांध कर कहा, सरकार आप मुझ पर मेहरबान हैं, मैं आपका नमक खाता हूँ। आपकी सेवा करना मेरी ड्यूटी है। आप बहुत नेक, दयालु और अच्छे अफसर हैं। जो कुछ कहना है जल्दी कह डालो, मेरे पास वक्त कम है। अभी नहा धोकर और लिबास तब्दील करके मुझे किसी से मिलने भी जाना है। सरकार मैं विनती करता हूँ कि आप कलंकनी जमुना को आजाद कर दें। मैंने चौंक कर हैरत से मोहनलाल को देखा। वो जमुना को गाली भी दे रहा था और उसकी आजादी की सिफारिश भी कर रहा था। मैंने जहन पर जोर दिया। राम दयाल ने भी हर चंद के जमुना को लाकअप में बंद करने के सिलसिले में खुलकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी बातों से भी मैंने यही अंदाजा लगाया था कि वो जमुना को गिरफ्तार करने के हक में नहीं था। इसलिए वो पहले भी मुतअद्दिद मौकों पर गिरफ्तार हो चुकी थी, लेकिन बकौले राम दयाल के हर बार अदालत से उसे रिहाई का परवाना मिल जाता। मोहनलाल, मैंने अपने उर्दली को तेज नजरों से घूरा। तुम जमुना की सिफारिश क्यों कर रहे हो? भगवान की सौगंध ले लीजिए सरकार, जो मैंने कभी उस कलमुई और पलीद औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखा हो, फिर तुम इसकी हमायत क्यों कर रहे हो? आप अभी नए नए आए हैं सरकार, इसलिए यहाँ की ऊंच नीच से जानकारी नहीं रखते, परंतु मैं जानता हूँ मालिक की अदालत के तमाम करिंदे भी नोटों से ज्यादा उस कराखी औरत के चक्कर में लगे रहते हैं। इसी कारण वो हमेशा मक्खन में बाल की तरह निकल जाती है। इसके अलावा भी उसे कलंकनी का उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ नहीं है। मेरी एक बात गौर से सुन लो मोहनलाल, इस बार मेरा लहजा सख्त हो गया। दोबारा मैं तुम्हारी जुबान से जमुना का कभी नाम ना सुनूं। कभी नहीं सुनेंगे सरकार। वो हाथ जोड़कर कुछ अजीब से उलझे हुए अंदाज में बोला, आपका सेवक हूँ, इसीलिए आपके अच्छे बड़े का ख्याल रखना अपना धर्म समझता हूँ। मैंने जवाब में उसे गौर से देखा, फिर कदम उठाता बंगले में चला गया। नहा धोकर मैंने कपड़े बदले, फिर कोट सर कर धर्मदास जी की तरफ चला गया। वो ना सिर्फ ये कि बड़े जमींदारों में शुमार किए जाते थे, बल्कि अपनी साबिका हैसियत की वजह से भी दूसरों के मुकाबले में उनका असर व सूख मकामी अफसरों से भी कुछ ज्यादा ही था। वो वालिद साहब के वाकिफकारों में से थे और वालिद साहब ने रवानगी से वक्त
मुझसे खास तौर पर कहा भी कि मैं धर्मदास से जी भरकर भरोसा कर सकता हूँ। प्रेमचंद्र के बारे में एक नतीजा अखज़ करने के बाद ही मैंने धर्मदास जी के से मिलने का फैसला कर लिया था। मुझे यकीन था कि वो इस सिलसिले में बेहतर तौर पर मेरी रहनुमाई कर सकते थे। वो एसपी के ओहदे पर पहुंचकर मुलाजमत से सुबकदोश हुए थे और कुछ अरसा उनकी तैनाती रूपनगर में भी रह चुकी थी, इसलिए बिलाशुबा वो मेरे लिए सबसे ज्यादा कार आमद साबित हो सकते थे। धर्मदास दी ने उस रोज भी मुझे बड़ी मोहब्बत से खुश आमदीद कहा। कुछ देर तक वो मुझसे मेरे वालिद और घर वालों की खैर दो आफियत पूछते रहे, फिर संजीदगी से बोले, अब तो तुम्हें यहाँ अपनी ड्यूटी का चार्ज लिए 2 महीने से कुछ ज्यादा ऊपर हो गए हैं। कैसा लगा तुम्हें पुलिस की मुलाजमत का ये तजर्बा? बहुत शानदार, मैंने मुस्कुराकर कहा। खास तौर पर रूपनगर, यहाँ की आबो हवा, पहाड़ी सिलसिले और जंगलात, जहाँ मेरा मनपसंद हरन का शिकार बआसानी मिल जाता है। गुड, मुझे खुशी है कि तुम्हारा जी यहाँ लग गया, वरना पुराने अफीसर हमेशा इस तहसील की पोस्टिंग से कतराते हैं। मगर तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जब भी मेरा किसी खिदमत की जरूरत पेश आए तो बिला तकल्लुफ खुलकर कह देना। मैं तुम्हारे वालिद की तरह ज्यादा तजर्बेकार ना सही, लेकिन पुलिस के मामला में कुछ सूझबूझ जरूर रखता हूँ। मैं उस वक्त इसी मकसद से हाजिर हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। कहो क्या बात है? जवाब में मैंने ओम प्रकाश की पुरइसरार मौत से लेकर प्रेमचंद्र और जमुना तक की तमाम तफसीलात दोहराई तो धर्मदास जी के चेहरे के तासरात यकलख्त तब्दील हो गए। कुछ देर तक वो खामोश बैठे, अपने ख्यालों में डूबे रहे। फिर अपने लिए एक सिगार सुलगाते हुए बोले, मेरा ख्याल है कि तुमने जो वाकयात मुझे सुनाए हैं उसमें मेरी एक कोताही को सबसे ज्यादा दखल है। मैं समझा नहीं। मेरा ख्याल था कि ओम प्रकाश वाली फाइल बंद हो चुकी होगी। धर्मदास जी ने सगार का तवील कश लेकर धुआं उड़ाते हुए कहा, अगर मुझे इस बात का इल्म होता कि राकेश वर्मा ने वो फाइल अपनी तहवील में ले ली है और उस पर नए सिरे से खोज लगाना चाहते हैं तो मैं उनसे खास तौर पर यह सिफारिश कर देता कि वो फाइल कम से कम तुम्हारे हवाले ना की जाए। इस फाइल में ऐसी क्या खास बात है जो इस कदर राजदारी से काम लिया जा रहा है? तहसील के मामलात अभी तुम्हारी समझ में इतनी जल्दी नहीं आ सकते। शहर के मुकाबले में यहाँ कदम कदम पर हजारों पेचीदगियां होती हैं और राकेश वर्मा वो फाइल तुम्हारी बजाय लाला बनारसी के हवाले भी कर सकते थे। वो रूपनगर का बहुत पुराना तहसीलदार और घाघ आदमी है। मालगुजारी के मामलात में तुम्हारी मालूमात अभी सिफर के बराबर हैं, इसलिए उन इल्जामों में तुम्हारा पड़ना मेरा ख्याल से ज्यादा मुनासिब नहीं रहेगा। बहरहाल राकेश वर्मा साहब ने कुछ सोच समझ कर ही वो फाइल मेरे हवाले की होगी। हो सकता है वो तुमको एक बुलंद हिम्मत और हौसलामंद अफीसर समझते हों और तुम्हारे ऊपर उन्हें एतमाद भी हो, लेकिन धर्मदास जी कुछ कहते कहते खामोश होकर खिला में घूरने लगे। लेकिन क्या? मैंने पुरतजस्सुस अंदाज में पूछा। क्या राकेश वर्मा ने वो फाइल तुम्हारे हवाले करते वक्त इस बात की ताकीद की थी कि तुम इसकी भिनक भी किसी और को नहीं होने दोगे? जी हाँ। फिर तुमने मुझको काबिल एतमाद क्यों समझ लिया? इसलिए कि आप ना सिर्फ ये कि मेरे बुजुर्ग हैं, बल्कि वालिद साहब के दरीना साथी भी। मैंने वजाहत की, रूपनगर में मुझे कदम कदम पर आपकी मदद और रहनुमाई की जरूरत पेश आती रहेगी। मेरी एक बात मानोगे? आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। मैंने निहायत सआदतमंदी से कहा, तुम कुछ दिनों तक ओम प्रकाश की फाइल बेशक अपने पास रखो, फिर उस पर कोई कार्रवाई किए बगैर राकेश वर्मा को यह कहकर वापस कर दो कि इस केस में बज़ाहिर कोई जान नहीं है, इसलिए उस तेल से दाखिल दफ्तर कर देना ही ज्यादा मुनासिब रहेगा। लेकिन हो सकता है कि तुम प्रेमचंद्र की बातें सुनकर ज्यादा जज्बाती हो गए हो। धर्मदास जी ने कहा, फिर सिगार का कश लेते हुए बोले, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम किसी परछाई या साए के हाथों में हथकड़ियां डाल सकते हो? गोया आपका भी यही ख्याल है कि ओम प्रकाश सिफली के गंदे और नापाक अमल का शिकार हुआ है, यही समझ लो। लेकिन एक सवाल फिर भी तशन्ना रह जाता है, मैंने पुरजोश अंदाज में कहा। वो शख्स कौन था जिसने ओम प्रकाश को रास्ते से हटाने की खातिर किसी सिफली करने वाले की खिदमत हासिल की? वो कोई भी हो सकता है, तुम मुझ पर भी शुबा कर सकते हो, लेकिन सबूत और गवाह के बगैर तुम एक कदम ही नहीं उठा सकते। मैं आपके पास बड़ी उम्मीदें लेकर आया था अंकल, लेकिन
मैं तुम्हारे एहसासात को समझ रहा हूँ, लेकिन हालात की रोशनी में तुम्हें वही मशवरा दे रहा हूँ जो तुम्हारे हक में बेहतर है। धर्मदास जी ने बड़े प्यार और अपनायत से कहा, फिर दबी जुबान में बोले, मेरी राय है कि जमुना को भी लाकअप से रिहा कर दो। उसको गिरफ्तार करने और अपनी तहवील में रखे बगैर भी तुम इसके खिलाफ कानूनी चारागोई कर सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेमचंद्र की रिपोर्ट या चश्मदीद गवाहों के बयानात के बावजूद इस तहसील से फरार होने की कोशिश नहीं करेगी। मैं तफसील में जाना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूं कि ओम प्रकाश वाले केस में जमुना प्रेमचंद्र से ज्यादा कारआमद साबित हो सकती है। मैं जिस वक्त धर्मदास जी की हवेली से रवाना हुआ, उस वक्त मेरे जहन में हजारों ख्यालात उबर कर आपस में गुड़मुड़ हो रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने भी प्रेमचंद्र को नजरअंदाज करके ओम प्रकाश की फाइल को दाखिले दफ्तर करने का मशवरा क्यों दिया था, और फिर धर्मदास जी जैसी हैसियत के मालिक भी जमुना को लाकअप से रिहा करने की सिफारिश की थी। वो रात मैंने बड़ी बेचैनी से गुजारी। ओम प्रकाश और जमुना के बारे में सारी रात सोचता रहा। फिर हस्बे आदत एक किताब का मुताला करते करते मेरी आंख लग गई। दूसरी सुबह बेदार हुआ तो जहन बोझल बोझल सा हो रहा था। मैं देर तक नीम गर्म पानी से गुस्ल करता रहा और फिर गुस्ल से फारग होकर हस्बे मामूल दरवाजे में बैठा चाय पी रहा था कि मोहनलाल ने इतला दी कि इंस्पेक्टर इकबाल का फोन आया है। मैंने अंदर जानकर फोन अटेंड किया तो एक लम्हे के लिए मेरा जहन चकरा कर रह गया। बदर इकबाल के बयान के मुताबिक जिस लाकअप में जमुना को कैद किया गया था, उसकी 4 सलाखें टूट चुकी थी, लेकिन जमुना ने फरार होने की कोशिश नहीं की थी। मैंने फौरी तौर पर लिबास तब्दील किया और लाकअप की तरफ रवाना हो गया। बदर इकबाल के बयान ने मेरे जहन को कुछ और मुंतशिर और परागंदा कर दिया था। चौकी पहुंचकर मैंने हवालात का जायजा लिया तो मेरी आंखें फरते हैरत से खुली की खुली रह गईं। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं जागते में कोई बेहानत ख्वाब देख रहा था। बदर इकबाल ने मुझे फोन पर इतला दी थी कि लाकअप की 4 सलाखें टूटी पाई गई हैं, लेकिन शायद उसने फोन पर इख्तिसार से काम लिया था। लाकअप की 4 मजबूत सलाखें टूटी नहीं थी, बल्कि पिघले हुए रांगे की तरह जमीन पर ढेर की सूरत में पड़ी थी। ये एक ऐसा वाकया था जिसमें मखसूस मशीनों के इस्तेमाल के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं थी। लेकिन चौकी पर तैनात पुलिस वालों का बयान था कि उन्होंने इस किस्म की कोई नकलो हरकत नहीं देखी। इंस्पेक्टर बदर इकबाल रात की ड्यूटी पर तैनात था। उसका बयान भी यही था कि उसने रात में किसी भी वक्त भी किसी तोड़ फोड़ या मशीनों की आमदरफ्त की कोई आवाज नहीं सुनी, लेकिन सुबह जब राउंड लिया तो उसकी अकल भी दंग रह गई थी। ओम प्रकाश की मौत को इसकी केस फाइल में पुर इसरार करार दिया गया था, लेकिन इस वक्त खुद मेरी नजरें जो मंजर देख रही थी वो नाकाबिले यकीन लोहे की सलाखों को मोम की तरह पिघला दिया गया था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हो सकी। और इस पर ताज्जुब की बात यह थी कि जमुना ने फरार होने की कोशिश भी नहीं की। वो बेदस्तूर पिघली हुई सलाखों के पीछे जमीन पर धरना जमाए बैठी फातहाना अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मेरे जहन में एक ही वक्त में बेशुमार बातें सजाए बाज गश्त बनकर गूंज रही थीं। मेरे उर्दली एएसआई और रामदयाल और धर्मदास जी ने भी मुझे दबी जुबान में यही मशवरा दिया था कि मैं जमुना के सिलसिले में दरगुदर से काम लूं। मैंने उनकी बातें नहीं सुनी, जिसका नतीजा मेरे सामने था। धर्मदास जी ने भी यही कहा था कि ओम प्रकाश वाले केस में मुंशी प्रेमचंद्र से ज्यादा जमुना मेरे लिए कारआमद हो सकती है। मेरे सहन में वाल साहब की बातें भी उभरी। उन्होंने कहा था कि रूपनगर तहसील के पहाड़ी सिलसिलों में कहीं सोने और चांदी का जखीरा दफन है, जिसकी तलाश में लोग लगे हुए हैं। तो क्या ओम प्रकाश का पुर इसरार अंजाम भी उसी पोशीदा खजाने से मुंसलिक था? और जमुना क्या वही सिफली के गंदे अमल की माहर थी? मेरे अंदर लावा उबल रहा था। लाकअप का हैरत अंगेज अंजाम और जमुना के होंठों पर खेलने वाली फातहाना मुस्कुराहट जैसे मेरा मजाक उड़ा रही थी। इंस्पेक्टर बदर इकबाल के अलावा 2 सिपाही भी लाकअप के सामने खड़े अपने अपने ख्यालात में गुम थे। शायद मेरी तरह उनके देहनों में भी कुछ नुक्ते सर उठा रहे थे। मैं कुछ देर तक गंग सा खड़ा रहा, फिर मैंने बदर इकबाल को मुखातब किया। आपका क्या ख्याल है? क्या इन लोहे की सलाखों को मोम की तरह पिघलाने का काम बगैर मशीन के मुमकिन है? मैंने जानबूझकर अंग्रेजी जुबान में सवाल किया था ताकि जमुना को हमारी बातों का इल्म ना हो सके। मैं तो खुद हैरान हूँ जनाब कि ये सब कुछ इस कदर खामोशी से हुआ कि नाइट ड्यूटी पर ममूर किसी सिपाही को भी इसका इल्म नहीं हो सका। खुद मैं भी ऑन ड्यूटी था, लेकिन
क्या इससे बेशतर भी ऐसा कोई हादसा हुआ है? मैंने संजीदगी से पूछा। जी नहीं। फिर आपकी जाती राय और तजर्बा क्या कहता है? सर, बदर इकबाल ने मध्यम लहजे में कहा, मेरा ख्याल है कि हम जमुना को कैद करके हमने अच्छा नहीं किया। क्या मतलब? क्या आपका ख्याल है कि यह सब एक औरत की वजह से हुआ, जिसकी रेपुटेशन से मुतल्लक लोगों का मुतफक्का फैसला है कि वो किसी फिर इससे ज्यादा खराब पोजीशन की मालिक है? मैं आपके ख्याल से मुतफिक हूँ जनाब, मगर इसके बावजूद मेरा ख्याल है कि कुछ गैर मर्जी कुव्वतें आपको जमुना के खिलाफ किसी इकदाम से बात रखने की कोशिश कर रही हैं और हम इन कुव्वतों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हैं। नॉनसेंस, मैंने झल्लाकर कहा। मुझे ताज्जुब है कि आप जैसा तजर्बेकार अफसर भी इस गुत्थी को सुलझाने से कासर है कि वो कौन शख्स है जो कानून के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। कोई न कोई ऐसी शख्सियत तो जरूर होगी जो इन तमाम हैरत अंगेज वारदात के पीछे मौजूद है। आपका ख्याल 100% दुरुस्त है, बदर इकबाल ने कहा, लेकिन हम बगैर किसी ठोस सबूत के किसी को गिरफ्तार करने या ज़ेर हिरासत लेने से भी कासर हैं। गोया इस किस्म की वारदातें होती रहेंगी और पुलिस की हैसियत महज एक खामोश तमाशाई से ज्यादा नहीं होगी, मैंने सपाट आवाज में कहा। बदर इकबाल ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर इससे बेशतर कि मैं मजीद कुछ कहता, जमुना अपनी जगह से उठी और इठलाती बल खाती मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसके होंठों पर खेलने वाली मुस्कुराहट इस बात की तर्जुमानी कर रही थी कि वह हमारी बेबसी का मजाक उड़ा रही है। मेरी शख्सियत उसके लिए जैसे कोई खास अहमियत नहीं रखती थी। एक सानिया तक वो मुझे घूरती रही, फिर मेरा मज़ाक उड़ाने की खातिर हाथ बांध कर बोली, आप क्या हैं? क्या आ गया है सरकार? इस पापन के लिए तुम्हारे इस टूटे हुए पिंजरे में बैठी रहूं या घर वापस चली जाऊं? उसने लाकब के पिघली हुई सलाखों की जानब इशारा करते हुए दरियाफत किया। मैंने बड़े सब्र तहम्मुल से काम लिया। वो रूपनगर की सबसे कम जात औरत इलाके के सबसे बड़े पुलिस अफीसर के साथ तफरी लेने की कोशिश कर रही थी और मैं खामोश खड़ा खून के घूंट पीने पर मजबूर था। मैं लाकब की मौजूदा हसीयत को फौरी तौर पर फिर से उसकी असली हालत में तब्दील करने के बारे में सोच रहा था। टूटे हुए लाकब की कहानी अगर रूपनगर के बासियों तक फैल जाती तो पुलिस की साख को शदीद धचका पहुंचने का अंदेशा भी लाहक था। इस वक्त मेरी पोजीशन उस शिकारी से मुख्तलिफ नहीं थी जिसका शिकार उसके सामने था, लेकिन वो उस पर हाथ में बंदूक होने के बावजूद गोली चलाने से मजबूर था। मेरी रगों में दौड़ते हुए खून की गर्दिश तेज हो रही थी। वक्त की नजाकत ने मुझे जुबान बंद रखने पर मजबूर कर दिया। मैं अभी कोई फैसला सादर करने के बारे में गौर कर रहा था कि जमुना ने इस बार बड़ी बेतकल्फी से पूछा, किस विचार में हो गुम सरकार? तुमने इस कलंकनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझे बताओगी कि जेल की सलाखें किस तरह टूटी? मैंने बड़ी जबत से काम लेते हुए उससे दरियाफत किया। तो मैं शायद इस अबागिन की बात पर विश्वास नहीं आएगा, उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। आधी रात गए इधर की बात है जब मैंने यूं महसूस किया कि मेरे गंदे शरीर में जैसे आग भर गई हो। मुझे अचंभा हो रहा था और फिर मेरी आंख खुल गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया कि मेरे शरीर से आग के शोले निकल रहे थे और तुम्हारी इस जेल के लोहे की ताकतवर सलाखें मोम की तरह पिघल रही थीं। मैं इसे कोई भयानक सपना समझ रही थी, परंतु असल जो भी है तुम्हारे सामने है। वो 2 टके की औरत शायद मुझसे ठठोल करने की कोशिश कर रही थी। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होके छलकने ही वाला था कि इंस्पेक्टर बदर इकबाल की आवाज मेरे कानों में गूंजी। वो सपाट लहजे में जमुना से कह रहा था, हमने तुझे अपनी मर्जी से बंद नहीं किया था। हाँ, याद आया। जमुना ने एक बार फिर हमारी बेबसी का मजाक उड़ाते हुए कहा, मुंशी प्रेमचंद्र ने मेरे खिलाफ पाकट मारने की पर्ची कटवाई थी और 2 आदमियों ने मेरे खिलाफ गवाही भी दी थी। हम तुझे जाती मचलके पर छोड़ सकते हैं। बदर इकबाल ने इससे सौदेबाजी करनी चाहिए। शायद वो भी इस नुक्ते पर गौर कर रहा था कि अगर लाकब की नाकाबिले यकीन कहानी लोगों तक पहुंच गई तो ना सिर्फ ये कि पुलिस की बदनामी होगी, बल्कि लोगों में खौफ व बहरास भी फैल जाने का अंदेशा था। ये जाती हचका क्या होता है? जमुना ने हैरत से दरियाफत किया। मेरी निगाहें उसके मनहूस चेहरे पर मरकूज थीं। मैं महसूस कर रहा था कि वह सब कुछ समझने के बावजूद अनजान बनने का नाटक रचा रही थी। बदर इकबाल की जगह अगर मैं होता तो शायद अपने गुस्से पर काबू ना पा सकता, लेकिन बदर इकबाल ने एक बार फिर बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए उसे समझाने की कोशिश की। तुझे ये लिख कर देना होगा
कि तू अब कोई जुर्म नहीं करेगी, और जब तक तेरा और प्रेमचंद्र का केस खत्म नहीं हो जाता तू तहसील से कहीं और जाने की कोशिश भी नहीं करेगी। प्रेमचंद्र, उसने इस कदर तज्जुब से उसका नाम दोहराया जैसे पहली बार सुना हो, फिर भरे बाजारी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, अगर मैं इतनी पढ़ी लिखी होती मालिक तो तुम्हारी जगह 3 फूल लगाए खड़ी होती। एक काम करो, जो तुम्हारे मन में आया सादा कागज पर लिख दो, मैं उस पर अंगूठा लगा दूंगी, और इस बात का वचन भी देती हूँ कि रूपनगर से बाहर नहीं जाऊंगी। लेकिन एक बात का वादा नहीं कर सकती। वो क्या? अगर मैंने कोई जुर्म नहीं किया तो अपना और अपनी बूढ़ी लावारिस माँ का पेट कहाँ से भरूंगी, लेकिन किसी की जेब काटना अच्छी बात तो नहीं। फिर अच्छी बात क्या है सरकार? वो तंज़ भरे अंदाज में बोली, पेट पर पत्थर बांधकर घूमना और पापी लोगों की गंदी गंदी बातें सुनकर हंस हंस कर टालना। तुम कोई और शरीफाना धंधा क्यों नहीं कर लेती? मैंने झल्ला कर कहा। मैं तो केवल धंधा करना जानती हूँ बड़े सरकार। वो मुझे घूरते हुए बड़े फलसियाना लहजे में बोली, अच्छे और बुरे की पहचान क्या होती है ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, अब ज्यादा बक बक ना कर। बदर इकबाल ने मामला रफा दफा करने की खातिर कहा, चल मैं जाती मछली के कागजात तैयार करिए देता हूँ, तू शराफत से अंगूठा लगा और दफा हो जा यहाँ से। जमुना ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से आकर बदर इकबाल के कमरे में खड़ी हो गई। जितना वक्त बदर इकबाल ने कागजात तैयार करने में लिया उतनी देर तक वो दम साधे चुपचाप खड़ी रही। फिर अंगूठा लगाने के बाद बोली, सरकार, अगर वो प्रेमचंद्र अपना मुकदमा वापस ले ले तो क्या मैं छूट जाऊंगी? हाँ, बदर इकबाल ने उसे टालने की खातिर कहा, प्रेमचंद्र से अगर तेरा राजीनामा हो जाए तो तुझे आजादी का परवाना मिल जाएगा। जनमन में गालबन खुशी का इजहार करने की खातिर होंठ को शादा किए, लेकिन फिर वो अचानक किसी पत्थर के बेजान बुत की तरह इस तरह अपनी जगह जमकर खड़ी हो गई जैसे उसमें जिंदगी की कोई हरारत ना हो। उसकी पथराई हुई आंखें खला में घूर रही थीं, लेकिन उसकी पलकों या पुतलियों में जिंदगी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैं बदस्तूर उसके बदलते हुए रवैये पर गौर कर रहा था और वो किसी फिल्म की तरह चलते चलते अचानक गैर मुतहरक होकर रह गई थी। कुछ देर तक वो अपनी इसी कैफियत से दो चार रही, फिर उसने पलटकर बदर इकबाल की तरफ देखा। अंदाज बिल्कुल ऐसा ही था जैसे वह सोते से अभी अभी जागी हो। सरकार, अगर प्रेमचंद्र का कांटा ही सिरे से निकल जाए तो कानूनी पोजीशन क्या होगी? मैंने और बदर इकबाल ने एक साथ उससे हैरत से देखा। वो आवाज यकीनन जमुना ही की आवाज थी, लेकिन उसका लबो लहजा यकसर तब्दील हो गया था। इस वक्त वो पूरी तरह संजीदा दिखाई दे रही थी। तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बदर इकबाल को खाली खाली नजरों से घूरते हुए सवाल किया, अगर प्रेमचंद्र को रास्ते से हटा दिया जाए तो उसके बाद तुम्हारे और उसकी कोई हैसियत बाकी रह जाएगी? उसने किसी ऐसी रिपोर्ट की तरह पूछा जिनका कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। तूने मुंशी प्रेमचंद्र को अगर रास्ते से हटाने की कोशिश की तो तेरे ऊपर कत्ल का मुकदमा बन जाएगा। बदर इकबाल ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा, तुझे फांसी की सजा भी हो सकती है। फांसी की सजा तुम दोगे? जमुना के होंठ फिर हरकत करने लगे, लेकिन उसका चेहरा किसी किस्म के अंदरूनी जज्बात की तर्जुमानी से यकसर आरी था। जा, खामोशी से घर चली जा, क्यों अपना और कानून का वक्त बर्बाद कर रही है? बदर इकबाल ने झल्लाकर कहा, नहीं सरकार, अगर जमुना इस समय तुम्हारे सामने से हट गई तो फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा। वह बदस्तूर खवाबीदा आवाज में बोली, अभी तुम दोनों इस बात की गवाही के लिए मौजूद हो कि मैंने थाने चौकी से बाहर कदम नहीं निकाला। ऐसी सूरत में अगर मुंशी प्रेमचंद्र का पता साफ हो जाए तो फिर कोई माई का लाल मुझे कातिल होने का इल्जाम नहीं लगा सकता। तेरा दिमाग चल गया है शायद, जो कानून के साथ नाटक कर रही है। बदर इकबाल ने कहा, जब हमने तुझे फिलहाल आजाद कर दिया तो क्यों बात बढ़ाने की कोशिश कर रही है? बात तो अब बढ़ चुकी है महाराज। जमुना ने जहरखंद लहजे में जवाब दिया, तुमने मुझे आबला और कमजोर समझकर बड़ी भूल की है। तुम्हारे ध्यान से शायद ओम प्रकाश की पुरअसरार मौत का ख्याल निकल गया। क्या मतलब? मैंने चौंक कर तेजी से कहा, क्या तू ओम प्रकाश के कातिलों को जानती है? उसे किसी मनुष्य ने नहीं, किसी बलवान की महान शक्ति ने मौत के घाट उतारा था। और अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जमुना के कोमल शरीर के अंदर भी एक महान शक्ति मौजूद है। वो ख्वाबीदारी की कफियत से दो चार थी। एक सानी तक खला में घूरते रहने के बाद उसके होंठ फिर मुतहरक हुए।
अब बस मैं अपनी महान शक्ति से मुंशी प्रेमचंद्र को श्राप देती हूँ कि वो खून की उल्टी करता हुआ इस धरती से अपना नाता तर्क कर दे। उसने जमुना के चारों और जो कानून की दीवार खड़ी कर दी है वो अब टूट चुकी है। उसे अपने किए की सजा अवश्य मिलेगी। उसका अंत भी तुम सब के लिए बड़ा पुरअसरार साबित होगा और यही मेरी आशा है, जिसे अब धरती की कोई शक्ति खत्म नहीं कर सकती। अपना जुमला मुकम्मल करने के बाद जमुना इस तरह चौंकी थी जैसे कोई भयानक ख्वाब देखते देखते अचानक सहम कर उसकी आंख खुल गई हो। उसने मुझे और फिर बदर इकबाल को गौर से देखा, फिर बड़ी मासूमियत से बोली, अब मैं जाऊं सरकार। बदर इकबाल ने जमुना को धत्कारने के लिए हाथ उठाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे इशारे से रोक दिया। मेरी छठी हिस्स इस बात की गवाही दे रही थी कि चंद साल पहले जमुना के जिस्म के अंदर कोई बदरूह सरायत कर गई थी। उसने प्रेमचंद्र को मौत की जो बद्दुआ दी थी उसमें उसकी जाती इरादे को कोई दखल नहीं था, बल्कि वह फैसला किसी नादीदा कुव्वत का था जिसने वक्ती तौर पर जमुना के जिस्म पर अपना कब्जा जमा लिया था। जमुना, मैंने उसे बगौर देखते हुए कदरे नरम लहजे में कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने अभी क्या कहा था? क्या कहा था मैंने? उसने ताज्जुब से सवाल किया। क्या इस अभागन से कोई गलत बात हो गई थी? क्या तुम चाहती हो कि मुंशी प्रेमचंद्र मर जाए? मैंने बेहद संजीदगी से पूछा। जमुना के चाहने या ना चाहने से क्या होता है सरकार, परंतु मैं इतना जरूर जानती हूँ कि उसने मेरे खिलाफ पर्ची कटवाकर अच्छा नहीं किया। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी और वह बल खाती कमरे से निकल गई। बदर इकबाल, मैंने इंस्पेक्टर से सवाल किया, आपका क्या ख्याल है जमुना की बद्दुआ के सिलसिले में? वो महज नाटक था जनाब, बदर इकबाल ने कहा। मेरा ख्याल है कि वो ड्रामा रचाकर हमें मरूब करना चाहती थी, लेकिन मेरा ख्याल उसके बिल्कुल बरअक्स है। मैं पुलिस की मुलाजमत में ज्यादा तजर्बेकार ना सही, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है जमुना ने मुंशी प्रेमचंद्र के सिलसिले में जो कुछ कहा है वो पूरा होकर रहेगा। मैं समझा नहीं जनाब। बदर इकबाल ने मुझे कुछ ऐसी नजरों से देखा जैसे उसे मेरी जहनी हालत पर शुबा हो रहा हो। आप फौरी लाकअप की सलाखों को दुरुस्त करने का बंदोबस्त करें। मैं नहीं चाहता कि यह खबर आग की तरह फैल जाए, पूरे तहसील के तूलो अर्ज में फैल जाए। मैंने संजीदगी से कहा, इस काम के लिए ऐसे लोगों का इंतखाब करना जरूरी है जो ना सिर्फ ये काबिल एतमाद हों बल्कि अपनी जुबान बंद रखने की हिम्मत भी रखते हों। आप मुतमिन रहें जनाब, हर काम निहायत राजदारी और खामोशी से होगा। अब मैं महसूस कर रहा था कि हमने जमुना पर हाथ डालकर दूर अंदेशी का सबूत नहीं दिया। कोई खास बात? यस, मैंने बदस्तूर संजीदगी से कहा। जमुना की अपनी कोई हैसियत ना सही, लेकिन कोई पुरअसरार और नादीदा कुव्वत ऐसी जरूर है जो उसके जिस्म पर कब्जा जमाकर अपना मकसद पूरा कर लेती है। हो सकता है आपका अंदाजा दुरुस्त हो। बदर इकबाल ने भी इस बार संजीदगी से दबी जबान में जवाब दिया। मुझे भी अब कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, लेकिन क्या मुंशी प्रेमचंद्र के सिलसिले में भी उसकी बद्दुआ पूरी होगी? इसका जवाब आने वाला वक्त ही दे सकता है, मैंने होंठ काटते हुए कहा। फिर मैं कुछ और भी कहना चाहता था कि फोन की घंटी बज उठी। इंस्पेक्टर बदर इकबाल स्पीकिंग। बदर इकबाल ने रसूल उठाकर माउथपीस में कहा और फिर यकलख्त उसके चेहरे पर हैरत और तअज्जुब के असरात फैलकर गहरे होते चले गए। आपकी कलाकाल है सर, उसने रसूल मेरी जान बढ़ाते हुए अजीब अंदाज में कहा। हेलो, मैं पटवारी मनोहर बाल बोल रहा हूँ जनाब, आपको एक अहम इत्तला देनी है, फरमाइए। मुंशी प्रेमचंद्र का देहांत हो गया। मौत किस तरह वाक़या हुई? मैंने तेजी से सवाल किया। प्रेमचंद्र की धर्मपत्नी का बयान है कि वो सुबह नाश्ते की मेज पर बैठा था कि अचानक उसे खून की उल्टी शुरू हो गई और बस देखते ही देखते आत्मा और शरीर का संबंध हमेशा के लिए खत्म हो गया। कितनी देर पहले की बात है? मुझे अभी अभी फोन पर खबर मिली है, मनोहर ने जवाब दिया। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, सोचा आपको अभी इत्तला कर दूं। थैंक्स, मैंने संजीदगी से कहा। आप पहुंचिए, मैं भी आ रहा हूँ। 15 मिनट बाद ही मैं मुंशी प्रेमचंद्र की लाश के करीब खड़ा उसे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। घर वालों के बयान के मुताबिक मरने वाले को किसी किस्म की कोई बीमारी लाहक नहीं थी। वो रोजाना सुबह हवाखोरी के लिए निकलता था और थोड़ी बहुत वर्जिश भी पाबंदी से करता था। खुद मैं भी इस बात का गवाह था कि प्रेमचंद्र एक सेहतमंद आदमी था, लेकिन उसकी मौत ऐन उसी हालत से 2-4 होकर वाक़या हुई जिसका फैसला जमुना ने कुछ देर पहले ही मेरे और इंस्पेक्टर बदर इकबाल की मौजूदगी में ख्वाबीदा हालत में सुनाया था।
रस्मी कार्रवाई के बाद मैंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया, लेकिन मेरे जहन में जमुना के कहे हुए जुमले सदाए बाज गश्त बनकर गूंज रहे थे। महज 3-4 घंटे के अंदर अंदर जो पुरइस्रार वाकयात रूनुमा हो चुके थे, वो सिर्फ पुरइस्रार ही नहीं बल्कि बाइसे हैरत भी थे। ओम प्रकाश की मौत ने अब एक मुसल्लस की शक्ल इख्तियार कर ली थी। प्रेमचंद्र उसका मुंशी रह चुका था और उसी की जेब पर हाथ साफ करने की वजह से जमुना को लॉकअप में बंद किया गया था। मगर अब प्रेमचंद्र इस दुनिया में नहीं था, सिर्फ जमुना बाकी रह गई थी। और जमुना के बारे में मेरे ज़हन ने यही फैसला किया था कि या तो बिज़ाते खुद गंदे अमल की माहिर है या फिर उसकी हैसियत एक मामूल से ज्यादा नहीं थी। बहरहाल इन वाकयात ने मेरे जहन को बुरी तरह परागंदा कर दिया। मेरा उर्दली मोहन लाल ने बताया कि जमुना ने झील के किनारे एक सरकारी जमीन पर झोंपड़ी डाल रखी है, जहां वो अपनी बूढ़ी और अंधी माँ के साथ रहती है। जमीन के उसी टुकड़े के गैर कानूनी हसूल की खातिर उसने प्रेमचंद्र को कागजात में उल्ट फेर करने को उकसाया था, लेकिन प्रेमचंद्र के इनकार करने के बाद वो किसी जोंक ही की तरह उसका खून चूसते रहने पर तुल गई थी। और अब उसका ये अंजाम प्रेमचंद्र की मौत की सूरत में सामने आ चुका था। दिन भर में आपस में बैठा फाइलें उलटता पलटता रहा। फिर दफ्तर से उठकर मैं सीधा पटवारी मनोहर की तरफ चला गया। मनोहर ने यूं तो बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया, लेकिन मैं ये महसूस किए बगैर ना रह सका कि उसे मेरा इस वक्त उसके पास आना कुछ ज्यादा अच्छा भी नहीं लगा। मनोहर मुझे देखते ही तेजी से उठा, फिर मेरा स्वागत करते हुए बोला, पधारिए महाराज, मेरे बड़े भाग कि जो आपने यहाँ आने की तकलीफ की। किसी सिपाही को भेजकर मुझे बुला लिया होता। मैं यहाँ रूपनगर में राज करने नहीं बल्कि आप लोगों की सेवा करने की गरज से आया हूँ। मैंने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बड़ी कृपा की आपने जो आपके विचार इतने अच्छे हैं, वरना आपसे पहले जो अफसर यहाँ तैनात था वो तो नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देते थे। उसने कदरे नाखुशगवार लहजे में साहबका अफसर की तारीफ की और फिर बोला, आप क्या पसंद करेंगे, चाय या ठंडा? तकल्लुफ की जरूरत नहीं, इधर से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन भी करता चलूं। आप सेवक को शर्मिंदा कर रहे हैं जनाब, वरना कहाँ आप और कहाँ मैं। पटवारी के दफ्तर में मेरे जाते ही उसके दूसरे कारिंदे उठकर कमरे से बाहर चले गए थे। मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें मनोहर ही के बाहर जाने का इशारा किया होगा। मुमकिन है कि वो अमले के सामने खुलकर मुझसे बातचीत से कतरा रहा हो। कुछ देर तक हमारे दरमियान तहसील के मुतल्लक इधर उधर की बातें होती रही। फिर मैंने दबी जबान में असल मकसद की तरफ आते हुए कहा, ये जो जमीन झील के किनारे है वो किसकी मलकियत है? सरकार की है जनाब, मनोहर ने तेजी से कहा। फिर फौरन ही संभल कर बोला, 2-4 पुरवार वहां झोंपड़ियां डाले पड़े हैं, लेकिन उसमें चिंता की कोई बात नहीं। सरकार जब चाहेगी उनका टेढ़ापन फेंकवा कर जमीन खाली करा लेगी। आपकी इतला शायद पुरानी है, मैंने संजीदगी से कहा। आज दोपहर मैंने उस तरफ का चक्कर लगाया था। वहां सिर्फ एक बसीदा सी झोंपड़ी पड़ी है, जहां जमुना नामी एक औरत अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती है। दूसरे लोगों ने शायद अपना ठिकाना बदल दिया होगा। पटवारी ने जल्दी से बात बना दी। जमुना के बारे में आपकी जाती राय क्या है? मैंने पटवारियों को खरीदने की खातिर कहा। आप यहाँ के पुराने बासी हैं, इसलिए मुझसे ज्यादा यहाँ के लोगों के बारे में जानते समझते होंगे। मैंने कभी इसके बारे में ज्यादा मालूम करने की कोशिश नहीं की, परंतु दूसरों से सुना है कि वो अच्छे लक्षण की मालिक नहीं। मनोहर ने घुमरा फिराकर जवाब दिया। मेरी इत्तला के मुताबिक उसने सूरजबाशी मुंशी प्रेमचंद्र को इस बात पर आमादा करने की कोशिश की थी कि जमीन का वो टुकड़ा जहां उसने झोंपड़ी डाल रखी है उसके नाम कर दिया जाए। ये भला कैसे हो सकता है जनाब? हम आखिर किस लिए यहाँ बैठे हैं? तहसील के एक एक चप्पे का हिसाब हमारे खाते में दर्ज है कि कौन किसका मालिक है। मुझे आपकी कारकर्दगी के बारे में कोई शिकायत नहीं मनोहर जी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर निचला अमला किसी से मिल जाए तो खातों में थोड़ी बहुत उलट फेर भी हो सकती है। मेरे जमाने में ऐसा कभी नहीं हुआ। पटवारी पर एतमाद लहजे में बोला, आप चाहें तो एक एक कागज की जांच पड़ताल कर लें। अलबत्ता मुझसे पहले अगर कोई ऐसी उलट फेर हुई हो तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। एक बात पूछूं मनोहर जी? मैंने दोस्ताना अंदाज इख्तियार करने की कोशिश की। पूछिए जनाब, उसने एक बार फिर ठोस आवाज में कहा। जब मेरा हाथ साफ है तो फिर डर किस बात का? आपके बारे में मेरी और तहसीलदार लाला बनारसी की बात हो चुकी है, मैंने वजाहत करते हुए कहा। उन्हें आप पर पूरा पूरा विश्वास है और वो आपके काम की तारीफ भी कर रहे थे। उनकी बड़ी कृपा है जनाब, वरना पटवारी लोग तो अक्सर बदनाम होते हैं। ऐसी बात नहीं है।
दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं, और फिर पांचों उंगलियां बराबर भी नहीं होती। मैंने उसे बांस पर चढ़ाने की खातिर उसकी तारीफ करते हुए कहा, फिर दोबारा असल मकसद की जानब आते हुए बोला कि आपके इल्म में यह बात है कि जमुना नामी औरत मुंशी प्रेमचंद्र से यही चाहती थी कि झील वाली जमीन का वो टुकड़ा उसके नाम कर दिया जाए। अगर आपने ये सुना है तो ये भी जरूर जानते होंगे कि मेरे स्वर्गवासी मुंशी ने जमुना को क्या जवाब दिया था। मुझे वो भी मालूम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आपकी पोजीशन को भी खतरा लाहक हो सकता है। क्या मतलब? पटवारी ने चौंक कर पूछा। ओम प्रकाश और मुंशी प्रेमचंद्र की अमवात एक ही सिलसिले की दो कड़ियां मालूम होती हैं। मैं समझा नहीं। पटवारी अब कुछ नर्वस दिखाई दे रहा था। हो सकता है कि जमुना जो मेरी मालूमात के मुताबिक अच्छे किरदार की मालिक नहीं, अब आपसे भी वही मुतालबा करे जो पहले दूसरे लोगों से कर चुकी है। आप कहना क्या चाह रहे हैं सरकार? क्या ओम प्रकाश और प्रेमचंद्र की मौत का यही कारण था? हो सकता है आपको ना मालूम हो, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ओम प्रकाश और प्रेमचंद्र की अमवात निहायत पुरअसरार हालात में वाक़या हुई है, और उन दोनों वारदातों में जमुना के साथ साथ किसी सिफली माहर का जिक्र भी फाइलों में मौजूद है। मनोहर के चेहरे की रंगत एक लम्हे को जर्द पड़ गई। वो शायद मेरी बातों का मफहूम समझ चुका था। कुछ देर खामोशी के बाद बोला, मैं आपका इशारा समझ रहा हूं सरकार, लेकिन जमुना ने आज तक कभी मेरे साथ ऐसी बात नहीं की। पहले ना सही, लेकिन अब तो कर सकती है। जीना और मरना मनुष्य के भाग में लिखा जा चुका है, और जो भगवान को मंजूर होता है वो अवश्य पूरा होता है। धरती की कोई शक्ति मुकद्दर के लिखे को बदल नहीं सकती। लेकिन मनोहर कुछ कहते कहते खामोश हो गया। लेकिन क्या? मैंने वजाहत तलब की। अगर जमुना ने मेरे साथ भी कोई ऐसी सौदेबाजी करना चाही तो मैं उसे भी धत्कार दूंगा। फिर जो भाग में लिखा है, मैं जानता हूं मनोहर जी कि आपका शुमार उन लोगों में से नहीं किया जा सकता जो दौलत की लालच में आकर अपना ईमान बेच देते हैं, लेकिन आपको शायद प्रेमचंद्र की मौत के सिलसिले में एक बात का इल्म नहीं है। वो क्या? मैं इस बात का गवाह मौजूद हूं कि जमुना ने जाती मचलके पर रिहाई हासिल करने के बाद क्या कहा था? मनोहर ने जल्दी से सवाल किया। उसकी आवाज में अब किसी अनजाने खौफ का अंसर भी शामिल था। जमुना ने पूरे विश्वास से कहा था कि प्रेमचंद्र खून की उल्टी करके मरेगा, और फिर कुछ देर बाद ही आपका गरीब मुंशी जमुना की दी हुई बद्दुआ के मुताबिक इस दुनिया से सुधार गया। ऐसी सूरत में तो उस कलंकनी को आप तुरंत गोली मार देनी चाहिए थी। मनोहर ने सहमे हुए अंदाज में कहा। नहीं, मैंने पटवारी के चेहरे पर तेजी से बदलते तासरात का बगौर जायजा लेते हुए जवाब दिया। अव्वल तो बगैर किसी जुर्म के सबूत के किसी को सजा नहीं दी जा सकती। उसके अलावा मेरा ख्याल है कि जमुना को गोली मार देने से भी मसला हल नहीं हो सकता था। वो क्यों? क्या मैं इस बात का यकीन कर लूं कि जो बातें आज वक्त हमारे दरमियान हो रही हैं वो इस कमरे की हद से बाहर नहीं जाएंगी? आप मुझ पर विश्वास करें जनाब, मैं आपको भगवान की सौगंध खाकर वचन देता हूं कि आपकी बात किसी और के सामने जुबान पर नहीं लाऊंगा। दरअसल मैं एक खास सिलसिले में आपकी मदद चाहता हूं। आप हुक्म दें जनाब। मेरा ख्याल है कि कोई गंदी शक्ति पर्दे के पीछे रहकर जमुना के शरीर को इस्तेमाल कर रही है। मैंने जानबूझकर हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा। तहसील में चौंका मुसलमानों के मुकाबले में हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी, इसलिए मैं जैसा देश वैसा भेष की पॉलिसी पर कारबंद था। मैं अब भी नहीं समझ सका जनाब। जवाब में मैंने थोड़े तवक्कुफ के बाद जमुना के लाकअप से बाहर आने वाली कैफियत की मुकम्मल तफसील दोहराई तो पटवारी का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। मैंने उसे सिर्फ जमुना की कैफियत के बारे में बताया था, लाकअप की मजबूत सलाखों के पिघलने के बारे में कोई बात नहीं की थी। आप कह रहे हैं तो विश्वास किए लेता हूं, वरना मैंने तो ये सुना था कि प्लीद आत्माएं केवल मुर्दा शरीर पर कब्जा करती हैं। सिफली के बारे में मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ा, अलबत्ता ये जरूर सुना है कि यह सबसे ज्यादा पलीद और हलाकत खेज साबित होता है। आप मुझसे किस किस्म की मदद चाहते हैं? मेरी इत्तला के मुताबिक रूपनगर में पिंडित पुजारियों के अलावा सिफली करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। मैंने संजीदगी से कहा, मैं चाहता हूं कि आप खास तौर पर मुझे ऐसे लोगों के नाम बताएं जो सिफली के अमल में महारत रखते हों और किसी न किसी जाविये से उनका ताल्लुक जमुना से भी हो। इस काम के लिए आपने खास तौर पर मेरा ही चुनाव क्यों किया? शायद इसलिए कि आपका ताल्लुक भी जमीनों के हिसाब किताब से है, और इसलिए भी कि मैं आपको काबिल एतमाद समझता हूँ। कृपा है आपकी, परंतु मैं। मनोहर कुछ कहते कहते खामोश हो गया। मैं उसके चेहरे पर खौफ के साए लरजते देख रहा था। आप गालबन कानून के साथ तावन करने से गुरेज कर रहे हैं। मैंने बड़ी संजीदगी से उकसाने की कोशिश की। क्षमा कीजिएगा जनाब, जानबूझकर मौत के अंधे कुएं में
कोई भी छलांग लगाना पसंद नहीं करता। पटवारी ने सपाट आवाज में जवाब दिया, मैं भी छोटे छोटे बच्चों का बाप हूँ। फिर तो ये पुर इसरार मवाद का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप लाला बनारसी जी से मालूम करें, उसने अपनी जान छुड़ाते हुए कहा। वो इस तहसील के सबसे पुराने अफसर हैं, दूसरों के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी भी रखते हैं। कि आप किसी एक भी ऐसे शख्स का नाम नहीं बता सकते जो सिफली के अमल का काम करता हो और जमुना का वाकिफकार भी हो? इससे क्या फायदा होगा? मुमकिन है उस शख्स की रोशनी में आ जाने के बाद ये पुर इसरार हादसे खत्म हो जाएं। क्षमा कीजिएगा जनाब कि आप किसी गंदे अमल का तोड़ करने की शक्ति रखते हैं। उसके लहजे में तंज था। आई सी, मैंने सर्द मोहरी का मुजाहरा करते हुए कहा, मैंने शायद आपका इंतखाब करने में गलती से काम लिया है। वो खामोश रहा तो मैं तेजी से उठता हुआ बोला, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आप किसी ऐसे शख्स से जरूर वाकिफ हैं जो जमुना को अपना आलाकार बनाकर तहसील में खौफ व हरास फैलाने की कामयाब कोशिशें कर रहा है। हर शख्स को अपनी जान प्यारी होती है जनाब, उसने सर्द लहजे में जवाब दिया। हम इस मामले में मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता। ओके मिस्टर मनोहर, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप अपना वादा याद रखिए। जो बातें हमारे दरमियान हुई हैं उसकी भिनक किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, वरना। मैंने जुमला अधूरा छोड़कर पटवारी को तेज नजरों से घूरा और फिर उसके दफ्तर से बाहर आ गया। मेरे जहन में गर्म आंधियों के तेज झक्कर चल रहे थे। मुझे यकीन हो चला था कि तहसील के अक्सर लोग जमुना और किसी सिफली के माहर के ताल्लुकात से जरूर वाकिफ हैं, लेकिन वो उसका नाम जाहिर करने से डरते हैं। आखिर क्यों? ये सवाल मेरे जहन में गुंबद की सदा की तरह गूंज रहा था। शाम को इंस्पेक्टर बद्र इकबाल ने मुझे इत्तला दी कि उसने अपने एतमाद के आदमियों के से लाकअप की हालत दुरुस्त करा ली है। उस रात मैं खाना खाने के बाद टहलने के इरादे से बाहर निकलने के बारे में सोच ही रहा था कि धर्मदास आ गए। मैं सिर्फ 24 घंटे पहले ही उनसे मिल चुका था, इसलिए इस वक्त उनकी आमद मेरे लिए खिलाफे तवक्का ही थी। खास तौर पर उनके चेहरे पर तारी गंभीर संजीदगी मुझे इस बात का पता दे रही थी कि उनकी आमद बिला मकसद नहीं। मैं उन्हें लेकर अपने ड्राइंग रूम में आ गया। कुछ देर बाद अहमद अली ने काफी के बर्तन लाकर हमारे सामने सजा दिए। काफी हम दोनों की कमजोरी थी। जितनी देर काफी का दौर चलता रहा, हमारे दरमियान खानदानी बातों का पुराना सिलसिला जारी रहा। फिर धर्मदास ने हस्बे आदत अपने लिए एक सिगार सुलगाया, उसके 2-3 कश लिए, फिर मुझे गौर से देखते हुए बेहद संजीदगी से बोले, मैं इस वक्त तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। आपने ना हक जहमत की फोन करके मुझे बुला लिया होता। मेरा एक मशवरा मानोगे? वो बेदस्तूर संजीदगी से बोले। आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैंने सादतमंदी से कहा। हुक्म दीजिए। रूपनगर की आबो हवा तुम्हें सादगार नहीं आ रही, इसलिए मेरी मानो तो अपना तबादला करवा लो। मैं आईजी से वाकिफ हूँ, मुझे यकीन है कि तुम्हारे सिलसिले में वो मेरी सिफारिश रद्द नहीं करेगा। तबादला करा लूं? मगर क्यों? मैंने हैरत का इजहार किया। मुझे कुछ हालात की इतला मिल चुकी है, इसलिए मौजूदा सूरत हाल में तुम्हारी साथ खराब भी हो सकती है। धर्मदास के लहजे में खलूस था। तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, इसलिए बता रहा हूँ कि पुलिस के महकमे में अगर एक बार किसी की साख बिगड़ जाए तो उसका बेहाल होना बड़ा मुश्किल होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे किसी हादसे से दो चार हो। मैं आपकी मोहब्बत की कदर करता हूँ, लेकिन जो हादसात रूनमा हो रहे हैं वो मेरे लिए एक चैलेंज है और मैं उसे हर कीमत पर कबूल करने का तहैया कर चुका हूँ। मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। यूं भी महज एक बदकार औरत से डरकर मैदान छोड़ देना कम से कम एक पठान की शान के खिलाफ है। वो सिर्फ एक औरत नहीं, धर्मदास ने पहलू बदल कर कहा, उसके पीछे नादूदा कुव्वतें भी काम कर रही हैं और पुरअसरार कुव्वतों का मुकाबला सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो उसके तोड़ से वाकिफ हों। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है और मुझे खुदा की जात से उम्मीद है कि वह मेरी रहनुमाई जरूर करेगा। एज यू विश, धर्मदास ने उठते हुए कहा। वैसे मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। थैंक यू सर। फिर उनके साथ गर्म जोशी से हाथ मिलाने के बाद मैं उन्हें गाड़ी तक छोड़ने बाहर तक चला गया। उस रात मैं सोने के लिए लेटा तो मेरे जहन में जमुना का तस्वर बुरी तरह सवार था। मैं पठान हूँ, मेरी रगों में इस बाप का खून ठाठे मार रहा था जिसने संगलास चट्टानों के सामने भी कभी सर को झुकाना नहीं सीखा। फिर मैं ऐसी औरत से खौफजदा होकर मैदान किस तरह छोड़ देता जो पूरी तहसील में सबसे ज्यादा बदनाम थी। मेरी आंख कब लगी और कब मैं दुनिया माफिया से बेखबर हो गया मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है कि उस रात ख्वाब में भी जमुना के तस्वर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मैंने देखा कि वो मेरे सामने
सामने खड़ी मुस्कुराती नजरों से मुझे देख रही है। उसके चेहरे से इत्मीनान झलक रहा था। हमेशा की तरह वो इस वक्त भी बड़ी बेबाक और खुद सर दिखाई दे रही थी। अलबत्ता एक बात जो मैंने खास तौर पर महसूस की, वो उसकी आंखों की सुर्खी थी, जिसके अंदर कुछ अजीब से साए रक्स करते नजर आ रहे थे। कुछ देर तक वो तीखी निगाहों से घूरती रही, फिर उसके तराशीदा होंठों में अरताश पैदा हुआ और एक नस्वानी आवाज मेरे कानों में गूंजी, मेरे साथ दोस्ती कर लो, बड़े फायदे में रहोगे। जो फायदा किसी बदकार औरत के जरिए हासिल हो, मैं उस पर 1000 बार लानत भेजता हूँ। मैंने हकारत से कहा, बड़े मूर्ख हो जो घर आई लक्ष्मी को ठुकरा रहे हो। क्या मतलब? एक बार आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लो, फिर तुम्हें मालूम होगा कि यह धरती कितनी बड़ी है। पुलिस की मामूली मुलाजमत तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें धन दौलत और ऐसी शक्ति से माला माल कर सकती हूँ कि जिसे तुमने सपने में भी कभी ना देखा होगा। वो कदम बढ़ाती मेरे बिल्कुल करीब आ गई। सिर्फ एक बार मेरा हाथ थाम लो तो फिर तुम्हें खुद ही मेरी बातों पर विश्वास आ जाएगा। मैं उसे धत्कार देना चाहता था। उसका कर्म मुझे बड़ा मकरूह महसूस हो रहा था। मुझे इस बात का खतरा भी लाहक था कि अगर किसी और ने मुझे इसके साथ देख लिया तो मैं बिला वजह बदनाम हो जाऊंगा। किस विचार में गुम हो भोलेनाथ, ऐसे समय किसी मनुष्य के जीवन में बार बार नहीं आते। मैं तुम्हें इतना बलवान बना सकती हूँ कि अगर तुम मट्टी को हाथ लगाओगे तो वो भी सोना बन सकती है। मुझे क्या करना होगा? मट्टी और सोने वाली बात सुनकर मेरे लहजे में नरमी आ गई, लेकिन ये ऐसी कोई ताज्जुब या अचंभे की बात नहीं थी। दुनिया का हर इंसान बड़ा आदमी बनने के ख्वाब जरूर देखता है। धन दौलत वो ताकत है जिसने बड़े बड़े ऋषि मुनि को उन राह से भटका दिया। मैं एक लम्हे तक जमुना को घूरता रहा। उसकी सुर्ख सुर्ख नजरों में लंबे लंबे इंसानी साए गुडमुड होकर चकरा रहे थे। ये मंजर बड़ा अजीब था। कोई नादीदा कुव्वत मुझे उकसा रही थी कि मैं संभलने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम डगमगा गए। मैंने हाथ पकड़कर जमुना की कलाई पूरी कुव्वत से थाम ली। मुझे एक सानिये में ऐसा लगा, बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे मैंने किसी दहकती हुई सलाख पर हाथ रखा हुआ हो। लेकिन ये एहसास जल्द ही खत्म हो गया और फिर मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरा ज़हन तेजी से घूम रहा हो। वो गर्दिश इतनी तेज थी कि मैं कुव्वते बेनाई मेरी धुंधलाने लगी। मैं खुद को किसी बनूर की जिद में आए हुए भगोले की मानद महसूस कर रहा था जो पूरी शिद्दत से तड़प रहा था। मुझे हर मंजर गिर्द आलूद और धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। फिर उसकी कैफियत तब्दील हुई तो मैंने देखा कि मैं किसी पहाड़ी के गार में मौजूद हूँ, जहाँ नीम तारीकी होने के बावजूद सोने और चांदी के खजीने में मेरी नजरों के सामने बिखरे पड़े हैं। उनकी चमक दमक मेरी आंखों में चकाचौंध पैदा कर रही है। अभी मैं इन हीरो जवाहरात को ललचाई ललचाई नजरों से देख रहा था कि जमुना की बात गश्त मेरी कुव्वत समाज से टकराई। क्या तुम इस खजाने को हासिल करना चाहते हो? हाँ, मैंने तेजी से जवाब दिया। इसे पाने के लिए तुम्हें कुछ बलिदान भी करना होगा। वो क्या? तुम्हें एक धर्म से मुंह मोड़ना होगा। नहीं, ये नामुमकिन है, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। फिर तुम्हें एक और काम करना होगा। क्या? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। उसकी निगाहें बार बार सोने चांदी के जखीरे की जानब उठ रही थीं। तुम्हें महान शक्ति प्राप्त करने की खातिर मुझे जान से मारना होगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तुम्हें धात की ये छोटी सी मूर्ति मिल जाएगी। जमुना की सहर अंगेज आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। इस मूर्ति को पाने के बाद तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम जो चाहोगे वही होगा। तुम्हारे सपने कभी अधूरे नहीं रहेंगे। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें इस मूर्ति के दर्शन करा दूं। जमुना ने मेरा हाथ थामा। ना हमवार रास्ते और तारीकी के बावजूद इस तरह कदम उठा रही थी जैसे वो बार बार वहां आ चुकी हो। कुछ देर के बाद हमने उसी तरह अपना सफर जारी रखा। एक दो बार मुझे ठोकर सी लगी, लेकिन मैंने खुद को गिरने से संभाल लिया और फिर एक जगह पहुंचकर जमुना रुक गई। क्या तुम्हें इस अंधेरे में कुछ दिखाई दे रहा है? उसने पूछा। नहीं, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए उजारा किए देती हूँ, उसने बड़े एतमाद से कहा। और फिर उस वक्त मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब मैंने गार के उस तारीक हिस्से को रोशन होते हुए देखा। हम इस वक्त एक ऊंचे हिस्से पर खड़े हुए थे जिसके सामने जमीन का एक हिस्सा कदरे गहराई में कटोरे की शक्ल में मौजूद था। जमीन का वो टुकड़ा संगलाक नहीं था, बल्कि दलदल की तरह मैला और कचेला नरम नजर आ रहा था। धरती के इसी टुकड़े में वो धात की छोटी मूर्ति दफन है जो महान शक्तियों की मालिक है। जमुना ने कहा, आगे बढ़ो और हाथ डालकर इसे बाहर निकाल लो, फिर मैं तुम्हें इसका चमत्कार दिखाऊंगी। क्या तुम इसे हासिल नहीं
नहीं कर सकती। मैंने बड़ी जिरा की, मुझे दरमियान में लाने की क्या जरूरत थी। यही खटानी तो आन पड़ी है कि हम इस मूर्ति को उसकी जगह से बाहर नहीं निकाल सकते। हमसे तुम्हारी मुराद क्या है? मैंने चौंकते हुए पूछा। क्या इस काम में कोई और भी तुम्हारे साथ शरीक है? तुम्हें इन बातों से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, वो सपाट लहजे में बोली। समय बर्बाद मत करो, मूर्ति को सिर्फ तुम ही इस दलदल से निकाल सकते हो। मैं अब भी इस मामले को हाल नहीं समझ सका। मैंने दोबारा कहा, जब तुम इस मूर्ति को और उसकी ताकत से वाकिफ हो तो फिर मुझे इस राज में शामिल करने का क्या सबब है? वो एक सानी तक मुझे सपाट नजरों से घूरती रही और फिर मुझसे बोली, हम चौंका नीच जात के लोग हैं, इसलिए इस पुत्र मूर्ति को उसकी असल जगह से नहीं हटा सकते, लेकिन उसके बाहर आने के बाद 3 सूरज डूबने के बाद हम भी इसे हाथ लगा सकते हैं। जमुना ने एक बार फिर जमा का सीगा इख्तियार किया था, लेकिन मैंने इससे दोबारा वजाहत नहीं तलब की। फिर दिल कड़ा करके दलदल की तरफ बढ़ा। नरम मिट्टी के किनारे पहुंचकर मैं घुटनों के बल बैठ गया। फिर उस कीचड़ में हाथ डालकर इधर उधर उस मूर्ति को तलाश करने लगा। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। 8-10 मिनट बाद ही मेरा हाथ किसी ठोस शय से टकराया। मैंने उसे बाहर निकाल कर देखा तो वह धात की बनी हुई एक औरत की शक्ल की मूर्ति ही साबित हुई, जो गीली मिट्टी में लोथड़ी दिखाई दे रही थी। जमुना ने उसे देखा तो उसकी निगाहें फातहाना अंदाज में चमक उठी। वो खुशी से सरजार लहजे में बोली, 3 सूरज उभरने और डूबने तक ये तुम्हारे पास रहेगी। और उसके बाद वो कुछ कहते कहते अचानक खामोश हो गई। उसके बाद क्या होगा? मैंने वजाहत तलब नजरों से जमुना से पूछा। इसके बाद इसकी महान शक्ति तुम्हारी मुट्ठी में होगी और तुम जो चाहोगे वो अवश्य पूरा होगा। मेरा ख्याल है तुम मेरे साथ एक दिलचस्प मजाक कर रही हो। मैंने कीचड़ में लुथरी हुई मूर्ति को देखते हुए कहा, भला ये दात की मूर्ति पुर इसरार कुव्वतों की मालिक किस तरह हो सकती है? तुम चाहो तो इस समय भी इसकी महान शक्ति को आजमा सकते हो। जमुना ने संजीदगी से कहा, अपने मन में कुछ सोचो, मूर्ति की शक्ति तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूरी करेगी। मुझे जमुना की बातें नाकाबिले यकीन और फर्जी कहानियों जैसी लग रही थी। फिर भी मैंने मूर्ति की तरफ देखकर दिल में यह सोचा कि हम जिस पहाड़ी गार में खड़े हुए हैं, क्या वो किसी भयानक जल्जले का शिकार हो सकता है? अभी मैंने अपने दिल में वो ख्याल ही किया था कि मेरे कदम जमीन पर डगमगाने लगे। पूरा माहौल जैसे यकलख्त भयानक और होलनाक जल्जले की लपेट में आ गया। बड़े बड़े पत्थर रुई की गालों की तरह इधर उधर लड़क रहे थे और जमीन जगह जगह से शक हो रही थी। ये तुमने क्या सोच लिया? जमुना की खौफजदा आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन एक वजनी पत्थर इतनी शिद्दत से मुझसे टकराया कि मैं अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। मूर्ति फिसलकर मेरे हाथ से निकल चुकी थी और फिर वो जिस्मानी दर्द का एहसास ही था कि जिससे बुखलाकर मैं हड़बड़ाकर जाग गया। मैं इस वक्त अपने कमरे में अपने बिस्तर पर मौजूद था। मेरी सांस इस बुरी तरह फूल रही थी जैसे मैंने मीलों का सफर घंटों की बजाय मिनटों में तय करने की कोशिश की हो। मेरा सारा बदन बुरी तरह टूट रहा था। वो यकीनन जमुना के मकरू वजूद का तस्वर ही था जिसने सोते में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मैंने अंगड़ाई लेने की खातर अपने बाजू फैलाए तो ये देखकर दंग रह गया कि मेरा सीधा हाथ तकरीबन कोहनी तक कीचड़ में लथपथ नजर आ रहा था। मैंने जल्दी से उठकर अपना दाहिना हाथ धोया, फिर दोबारा नाइट गून पहनकर सोने के इरादे से लेट गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रह रह कर मुझे धात की वो मूर्ति ज़हनी तौर पर परेशान कर रही थी जो मेरे कब्जे में आकर निकल गई थी। मेरे सीधे हाथ का कीचड़ में लथड़ जाना इस बात की तरदीद कर रहा था कि मैंने जो कुछ देखा था वह महज ख्वाब ही था। और फिर वह सब कुछ क्या था? उस रोज जुमा था, इसलिए मैं देर तक सोता रहा। मैं यहाँ ये बताता चलूं कि मैं कम से कम जुमे की नमाज बड़ी पाबंदी से पढ़ता था। चुनाचा उस रोज भी नहा धोकर मस्जिद गया। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि रूपनगर में मुसलमानों के मुकाबले में हिंदुओं की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए वहाँ सिर्फ एक ही जामे मस्जिद थी जहाँ दूर दूर से लोग नमाज अदा करने के लिए आते थे। आम दिनों में वे अपनी अपनी इलाकाई मस्जिदों में खुदा के हजूर बसरदूद होकवा करते थे। चुनाचा इस रोज भी जामे मस्जिद में तहसील के बेशतर मुसलमान इकट्ठा थे। नमाज से फारग होकर एक दूसरे से मिलना और खैरियत दरियाफत करना एक रवायत बन चुका था। मैं चौका नया नया आया था, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों से वाकिफ नहीं था, जबकि अक्सर लोग मुझसे वाकफियत रखते थे। बहरहाल मैं लोगों से मिलता मिलाता मस्जिद से रुखसत हुआ तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई दबे कदमों मेरा ताकुब कर रहा हो। उन दोनों जिस किस्म के हालात मेरे साथ पेश आ रहे थे, उन्होंने मुझे खास तौर पर बहुत ज्यादा मुहतात रहने पर मजबूर कर दिया था।
चुनाचा किसी के ताकब के तस्वर ने मैंने चलते चलते तेजी से घूम कर देखा। जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था वहां बस इक्का दुक्का आदमी ही नजर आए और वो भी खासे फासले पर थे। मैंने ताकब के ख्याल को अपना वहम समझकर जहन से झटका और फिर कदम आगे बढ़ाने लगा। इस बार मैंने ताक़ुब में आने वाली चाप की आवाज के साथ ही उस साए को देखा जो मेरे सामने की जानब जमीन पर पड़ रहा था। एक पुलिस अफसर होने के नाते मेरी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी था और खास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि पे दर पे पुर इसरार वाकयात से मेरा साबका पड़ रहा था। चुनाचा मैंने कदमों की चाप सुनकर एक बार फिर तेजी से घूम कर देखा, लेकिन मेरे कुर्बो जवार में कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं था। फिर जक लगते ख्याल बड़ी सूरत से मेरे जहन में उभरा और सर्दी की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मैं जिस सिमत जा रहा था सूरज ऐन मेरे सामने था और ऐसी सूरत में साए को मेरी सामने की बजाय पुश्त की सिमत पड़ना चाहिए था, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से उसे अपने सामने देखा था। लेकिन जब मैंने दोबारा पलटकर सामने देखा तो साया गायब हो चुका था। मैं इतना कमजोर दिल का भी नहीं हूँ कि ऐसी छोटी मोटी बातों से खौफजदा हो जाऊं, लेकिन जो कुछ मेरे साथ पेश आ रहा था वो बिलाशुबा पुर इसरार और हैरत अंगेज था। भूत प्रेत, इफरत और अजना का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में मौजूद है, इसलिए उस साए का इस तरह नमूदार होकर गायब हो जाना मेरे लिए बायस हैरत ही था। मैंने खुद को फौरी तौर पर किसी नादीदा कुव्वत के शर से महफूज रखने की खातिर आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम किया और फिर दोबारा कदम बढ़ाने लगा। बड़े बाजार के करीब पहुंचकर मैंने अपनी रिहायशगाह की तरफ तो मेरी नजर एक बूढ़े फकीर पर पड़ी जो अपनी धुन में मस्त फुटपाथ पर बैठा कोयले से आड़ी तिरछी लकीरें खींच रहा था। वो अपनी धुन में इस कदर मदन था कि उसे कुर्बो जवार का भी कोई होश नहीं था। वो खासा उम्र रसीदा दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे और दाढ़ी के बाल जार झंकार की तरह बड़े हुए थे। जिस्म पर मैल की मोटी मोटी तहें नजर आ रही थीं। कहीं कहीं जख्म के निशान भी मौजूद थे, शायद वो बरसों से नहीं नहाया था। उसके मुंह से जो राल टपक रही थी उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी, लेकिन वो इस कदर इन हमहाक से लकीरें खींचने में मसरूफ था जैसे कोई बहुत बड़ा मुसव्वर किसी हसीन शाहकार को जन्म दे रहा हो। मैंने उस बूढ़े फकीर को इस रोज पहली बार देखा था। उसके फटे पुराने लिबास और उसकी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आ गया। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ उठने लगे। मैं उसके बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसने शायद मेरी मौजूदगी को भी महसूस नहीं किया था। उसके करीब ही कुछ सिक्के पड़े हुए थे जो गालबन लोगों ने तरस खाकर डाल दिए थे। मैंने भी उसकी मदद की खातिर जेब से 5 रुपए का नोट निकाला और उसके सामने डाल दिया। मेरा ख्याल था कि उस नोट पर कोई तवज्जो नहीं देगा, लेकिन उसका तेजी से चलने वाला हाथ यकलख्त रुक गया। उसने नजरें घुमाकर मेरी जानब बहुत गौर से देखा। उसके चेहरे पर आंखों के नीचे कहीं कहीं खिरंड जमी नजर आ रही थी। इसे रख लो बाबा, मैंने नोट की सिमत इशारा करते हुए हमदर्दी का इजहार किया। तुम्हारे काम आएंगे। ये कागज का हकी टुकड़ा मेरे किस काम आएगा? उसने मुझे वहशत भरी निगाहों से देखा। उसके चेहरे से दीवानगी मतरशे थी। तुम इससे खाने पीने का सामान खरीद सकते हो, अपनी भूख मिटा सकते हो। तुम शायद मेरे साथ मजाक कर रहा है। वो बड़ी हसरत से बोला, भूख कभी नहीं मिटती, जितना मिटाने की कोशिश करो और भड़क उठती है। मैं बहुत दिनों से फाका कर रहा हूँ, तू भी शुरू कर दे। मैंने आज तुम्हें पहली बार रूपनगर में देखा है। मैंने यूं ही पूछ लिया, कहाँ रहते हो? कहाँ रहता हूँ? उसने अपनी दाढ़ी के उलझे हुए बालों को खुजलाते हुए अपने आप से सवाल किया। मैं कहाँ रहता हूँ? रूपनगर में शायद नए नए आए हो, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारी तरह खुदा का एक हकीर बंदा हूँ। बंदा? अचानक उसने दीवानों जैसे अंदाज में कहके लगाना शुरू कर दिए। क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने सपाट आवाज में उसे मुखातब किया। क्या मैं तुम्हें बंदा नजर नहीं आता? नहीं। वो यकलख्त संजीदा हो गया। उसके कहकों को जैसे अचानक ब्रेक लग गया हो। फिर वो मुझे दीवानों की तरह सर से पांव तक घूरते हुए बोला, ये शुतुरमुर्ग तो हो सकता है, ऊद बलाव हो सकता है, लेकिन बंदा नहीं हो सकता। वो शायद जहनी मरीज था जो उल्टी सीधी बातें कर रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसने कुछ अजीब अंदाज में मुझे रोकते हुए कहा, मुझे छोड़कर ना जा, वरना मैं शायद फिर भटक जाऊंगा। और वो मेरा मकान कहाँ है? उसने मुझे घूरते हुए सवाल किया। परेशान मत हो बाबा, मैंने उसे तसल्ली देनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारा मकान भी मिल जाएगा। मिल जाएगा? वो खुशी से ताली बजाने लगा। फिर अचानक उसने जमीन पर पड़ा हुआ 5 का नोट उठा लिया। चंद लम्हे उसे पागलों जैसे अंदाज में उलट पलट कर देखता रहा। फिर उसने बड़े वहशत भरे अंदाज में नोट को फाड़ कर
टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये तुमने क्या किया? मैंने उसे ताज्जुब से देखा। मुझे उसके सही अक्ल होने पर शुबा हो रहा था। खोटे सिक्के अल्लाह की राह में नहीं चलते, इसलिए मैंने तेरा नोट फाड़ दिया, वो सपाट आवाज में बोला। फिर उसने फटे हुए नोट के टुकड़े हवा में उड़ा दिए। इसका जवाब मुझे ना जाने क्यों उलझन में मुब्तला कर रहा था। बाबा, मैंने उसे टटोलती नजरों से देखा। तुम्हें खोटे और खड़े की पहचान है तो क्यों, क्या मालूम करना चाहता है? इस बार उसने होशमंदों की तरह पूछा। मैंने आजकल कुछ मुश्किलात में घिरा हुआ हूँ। मैंने उसे कोई बुजुर्ग समझते हुए अपना मुद्दा बयान किया। क्या तुम मुझे इस उलझन से निजात दिला सकते हो? किसी चमार से दोस्ती गांठ ले, तेरे सारे दिल दुख दर्द दूर हो जाएंगे, बूढ़े ने बड़ी राजदारी से जवाब दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस खाने में फिट करूं। मेरे अंदाजे के मुताबिक या तो वो कोई दीवाना मजदूर था या बुजुर्ग था, या फिर CID का कोई खास अफसर। मैंने खुद को लोगों की नजरों से छुपाने की खातिर भेस बदल रखा था। अभी मैं उसे घूर ही रहा था और किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि उसने बरहमी का अजहार किया। दीदे फाड़े क्या देख रहा है, जा अपना रास्ता नाप। तुम, मैंने कदरे झुककर मदम लहजे में कहा, वो नहीं हो जो नजर आ रहे हो। हाँ, वो दीवानों की तरह होंठों पर उंगली जमाकर बोला, मैं दुमदार सितारा हूँ। अगर टूटकर किसी और सियारे से टकरा गया तो तबाही और बर्बादी भी फैल सकती है, मगर ये बात अपनी जात तक महदूद रखना। किसी और को पता चल गया तो मुझे वो किसी और सियारे की मखलूक समझकर मार डालेंगे। जिंदगी और मौत का क्या भरोसा? नजर ना आने वाला धागा अगर टूट गया तो कठपुतली का तमाशा ठप हो जाएगा। दुनिया का कारोबार जिस तरह चल रहा है चलने दे। ज्यादा उछल कूद की तो तू भी चमगादड़ की तरह किसी दरख्त से उल्टा लटकता हुआ नजर आएगा। पढ़े लिखे मालूम होते हो? मैंने आहिस्ता से पूछा। हाँ, मैंने चौथे आसमान तक पढ़ लिया है, उसने दीदे नचाते हुए राजदारी से कहा। 5वें का इम्तिहान दिया था लेकिन नकल करते हुए पकड़ा गया, इसलिए ये हुलिया बन गया है। क्या तुम मुझे ये बताना पसंद करोगे कि तुम्हारी असलियत क्या है? मैंने अपना तारफ कराते हुए संजीदगी से दरियाफत किया। मेरी असलियत? वो चंद लम्हों तक ख्याल में आंखें फाड़े तकता रहा, फिर दाढ़ी खुजलाते हुए बोला, खाक धूल और मट्टी, मेरी मान तो तू भी अपना हाथ कीचड़ से निकाल ले, पूर्ण 12 हो जाएंगे। आंख खोल कर चलेगा तो आसमानों पर नहीं उड़ सकेगा, जमीन पर ही नाटक टोइयां मारता रह जाएगा। अकल के नाखन बढ़ा, खुद को जख्मी कर ले। वक्त हाथ से निकल गया तो तमाम जिंदगी पछताना पड़ेगा। इस बूढ़े की बातें मेरी समझ से बालातर थीं। कभी वो दीवानों की तरह वाही तबाही बकना शुरू कर देता और कभी बड़े फलसियाना अंदाज में गहरी गहरी बातें करने लगता। मेरे उसके पास मेरा ज्यादा रुकना भी मुनासिब नहीं था, चुनाचा मैंने जाने के इरादे से पलटा ही था कि उसने आवाज देकर मुझे रोक लिया। इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? फुटपाथ पर 2-4 लकीरें तू भी मार दे, वरना लक्ष्मी हाथ से निकल जाएगी। तुम ख्वाह कोई भी हो लेकिन मेरा वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने कदरे दुरुस्त लहजे में कहा। उखड़ गया हत्थे से वो दीवानों की तरह हंसने लगा। पिंजरे की तरफ भी एक नजर देख ले, चिड़िया आजाद हो गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। क्या चाहता है? नहीं नहीं, वो तेजी से खौफजदा अंदाज में उठा। उसकी कैफियत सहमी सहमी नजर आ रही थी। गड़गड़ाकर बोला, मुझे गिरफ्तार ना करना, मैं पहले ही गिरफ्तार हूँ। क्या? मैं चौंका। क्या तुम कोई मुजरिम हो जो कानून की निगाहों से बचने के लिए ये हुलिया इख्तियार कर लिया है? हाँ हाँ, वो दीजे नचाते हुए मध्यम आवाज में बोला। मैंने एक मूर्ति चुरा ली थी, धात की बनी हुई मूर्ति। वो मेरी मंजिल के रास्ते में आ गई थी और फिर मैं भटक गया। मैं धात की मूर्ति के हवाले पर चौंका। वो यकीनन कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग था जो इशारे किनारे में मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे गौर से देखा। मेरे चेहरे के खिंचाव में कमी आ गई। वो दिलों के भेद पढ़ सकता था। चुनाचा मैंने बड़ी आर्जी से कहा, बाबा क्या तुम मेरी रहनुमाई कर सकते हो? पुलिस पुलिस, दौड़ो, बचाओ। वो चिल्लाता हुआ भागकर एक गली में मुड़ गया। मैंने बर्क रफ्तारी से उसका ताकुब करने की कोशिश की। मैं उससे मालूम करना चाहता था कि उसे मेरे रात वाले ख्वाब और धात की मूर्ति के बारे में और क्या कुछ मालूम है, लेकिन मैं गली में दाखिल होते ही मुझे एक धचका सा लगा। वहां दूर दूर तक किसी आदमजात का कोई निशान नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मुझे इस बात का शदीद मलाल था कि मैंने उसे शिनाख्त करने में गलती से काम लिया था, लेकिन तीर अब कमान से निकल चुका था।